ये मेरा बच्चा है आदित्य, मैं इसे नहीं दूंगी। 17 साल की पायल ने चिल्लाते हुए कहा। आदित्य रावत ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसकी बाहों से नन्हे राहुल को लेकर उसकी माँ चंचल के हवाले कर दिया। आज के बाद न मेरा तुमसे कोई रिश्ता है और ना ही इस बच्चे से। आज मेरी सुहागरात है और मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। ये कहकर उसने अपनी नई नवेली 17 साल की दुल्हन पायल को गले से लगाया, जबकि आदित्य रावत के इन शब्दों ने चंचल को आसमान से जमीन पर ला पटका। वो इस बच्चे का पिता था, लेकिन इस वक्त वो अपनी महबूब बीबी और अपने ही बच्चे से मुंह मोड़कर पायल को गले लगाए खड़ा था। अगले ही पल आदित्य ने चंचल के सामने ही पायल की ब्लाउज की डोरियों को 16 श्रृंगार किए वो आईने के सामने खड़ी अपने आप को हर पोज में देख रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो यार, और कितना सजना है। तुम तो ऐसे सज धज रही हो जैसे दुल्हन तुम खुद हो। उसकी दोस्त ने उसे टोका। तो क्या मैं दुल्हन से कम हूँ? दुल्हन की बहन हूँ तो दुल्हन जैसी तो लगना चाहिए ना। वो बिलशौन से चेहरा और निखारते हुए मुस्कुराई। लड़कियों आ जाओ जल्दी से बाहर, बारात आ गई है, स्वागत के लिए आ जाओ। किरण जी ने सबको बुलाया तो वो एक दूसरे के पीछे पीछे बाहर निकल गईं। बड़ी सी गाड़ी में बारात की एंट्री हुई थी। पायल तो दंग रह गई थी। इतने अमीर लोग, उनका ठाट बाट बात करने का अंदाज, उनका पहनावा, सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। और फिर जब दूल्हे का स्वागत करते हुए दूध पिलाई की रस्म की जाने लगी तो पायल तो दूल्हे को देखते ही आंखें फाड़े मुंह खोले रह गई थी। दिल ने बेतहाशा शोर मचाना शुरू कर दिया था। वो बेहद खूबसूरत मर्दाना पर्सनालिटी का भरपूर शहकार था। एक पल को पायल को अफसोस हुआ कि वो इतने साल बाहर क्यों रही। वो बचपन से ही अपनी नानी के पास इटली में रही थी। अब जब वापस आई तो उसके ताया की बेटी की शादी थी और आज वो हिंदुस्तान की इस नेचुरल खूबसूरती पर मर मिटी थी, और वो खूबसूरती जो उसकी कजन चंचल सिंह के हिस्से में आई थी। पायल खुद को मुश्किल से संभालते हुए हाँ में हाँ मिलाते हुए दूल्हे पर फूल बरसा रही थी। अरे पायल, रस्म करो ना, दूध पिलाएगी, सुनीता जी ने पायल से कहा तो वो हैरानी से उन्हें देखने लगी। वो कौन सी रस्म है आंटी? अरे इसे तो कुछ नहीं पता। नेहा बेटा आओ, जाओ अंदर से दूध का गिलास रखा है, ले आओ। सुनीता जी दूल्हे पर कुर्बान हुई जा रही थी। दूल्हे के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी जिस पर पायल एक ही पल में दीवानी हो गई थी। मुझे ये चाहिए, हर हाल में चाहिए। अगले ही पल उसका दिल उस खूबसूरत हैंडसम मर्द को मांग रहा था। ये लो दूध का गिलास, पिलाओ आदित्य को। चंचल की कोई बहन नहीं ना, तो चाचा की बेटी होने के नाते ये हक तुम्हारा हुआ। सुनीता जी को वो इटली की छोटी सी प्यारी सी लड़की बहुत पसंद थी और उनका इरादा था कि वो अपनी बहन के बेटे सागर के लिए उसे मांग लेंगी। सागर को बचपन से उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था और अब उसकी शादी का इरादा वो खुद ही रखती थी। पायल ने आगे बढ़कर उस फिल्मी हीरो जैसे हुस्न वाले दूल्हे के सामने दूध का गिलास बढ़ाया, जिसे आदित्य ने खुद ही थामकर पीना शुरू कर दिया। थोड़ा सा पीकर उसने गिलास वापस कर दिया और फिर अचानक ही पायल ने उसका छोड़ा हुआ दूध खुद पी लिया। सबने हैरानी से उसे देखा, यहाँ तक कि आदित्य भी ठिठक गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मुंह बनाकर पूछने लगी। बेटा ये दूध आपको नहीं पीना था, सुनीता जी ने संभलते हुए मुस्कुराकर कहा। तो इन्होंने वापस किया, मुझे लगा मुझे दे रहे हैं, मैंने पी लिया, पायल ने कंधे उचकाकर कहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें नहीं पता था, हो जाता है, चलो अब आदित्य से नेग मांगो। नेग क्या होता है आंटी? पायल की इस बात पर सब लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। आदित्य बेटा, तुम्हारी सालियां जो है ना बहुत ज़्यादा मासूम है, तुम खुद ही इसे अपनी मर्जी से जो चाहे दे दो, सब लड़कियां मिल बांट कर ले लेंगी। सुनीता जी ने आदित्य की और साथ ही पायल की मुश्किल आसान करते हुए कहा। आदित्य ने पास खड़े अमित को पैसे देने को कहा तो उसने 500-500 के करारे नोटों की 2 मोटी गड्डियां पायल की ओर बढ़ाईं। मुझे नहीं चाहिए। पायल ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया और वहाँ अच्छा खासा एक ड्रामा खड़ा हो गया। सुनीता जी ने वो पैसे लेते हुए नेहा के हाथ में थमाए और कहा कि सब आपस में बांट लेना। और आदित्य खोए हुए से अंदाज में अंदर की ओर बढ़ते हुए पायल की अजीब सी नज़रों के बारे में ही सोच रहा था। पायल वहीं खड़ी दूल्हे की पीठ को देखती रह गई। उसे नोट नहीं चाहिए थे, उसे तो नोट वाला चाहिए था। लेकिन ये सब किस्मत का खेल था जो अब चंचल के नसीब में था। पर पायल को किसी भी पल सुकून नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में ही बरमाला और फिर फेरों की रस्म की जानी थी। चंचल दुल्हन बनी जालीदार घूंघट निकाले बैठी थी। अगले ही पल बरमाला की रस्म होनी थी और जब पंडित जी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाने को कहा तो एक पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। पायल स्टेज से नीचे ही खड़ी थी, ये सब कुछ देख रही थी
और उसके दिल पर एक बिजली सी गिर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह पंडित जी को वहां से गायब कर दे या किसी तरह ये शादी की रस्में रोक दे। पायल अपना छोटा सा दुपट्टा जो उसने एक कंधे पर रखा हुआ था उसे मरोड़ती जा रही थी। शादी की हर रस्म के साथ पायल के दिल पर बिजलियां सी गिरती जा रही थी। धीरे धीरे आदित्य उसे खुद से दूर होता हुआ महसूस हो रहा था। और जब पंडित जी ने आदित्य से कहा कि दुल्हन की मांग में सिंदूर भरो, तो पायल का दिल 100 टुकड़ों में बट चुका था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आदित्य सिर्फ मेरा है और मेरा ही होकर रहेगा। अभी आदित्य चंचल की मांग में सिंदूर भरता कि अचानक पायल गिरती हुई बेहोश हो गई। सबकी नजरें उसकी ओर उठीं। सागर जो आदित्य के साथ एक तरफ खड़ा था फौरन आगे बढ़कर उसे जमीन से उठाने लगा। उसके चेहरे को थपथपाने लगा। सभी लोगों में हलचल सी मच गई। हे भगवान, अचानक इसे क्या हो गया? मिसेज करण बेटी को बेहोश देखती हुई उसकी तरफ लपकी। सागर, इसे अंदर ले चलो, शायद बीपी लो हो गया है। इतने लोगों की भीड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई। सुनीता जी ने मोहब्बत और फिक्रमंदी से कहा तो सागर उसे बाहों में उठाकर एक कमरे की ओर ले गया। जबकि पायल का दिल किया कि सागर को जान से मार दे। वो तो आदित्य की खातिर बेहोश हुई थी कि वो आकर उसे थामेगा, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बहने लगी थी। कुछ ही देर में बाहर से बधाई का शोर उठने लगा था तो पायल दिल पर पत्थर रखकर उठ बैठी। क्या हुआ मेरी जान? पायल, तुम ठीक हो ना? मिसेज करण ने फिक्रमंदी से पूछा। ममा, ये आदित्य कौन है? उसके अचानक किए गए सवाल पर मिसेज करण ने उसे हैरत से देखा। पायल, आदित्य नहीं, आदित्य जीजू। 9 साल बड़ा है तुमसे और चंचल का पति भी, तो तमीज और इज्जत से नाम लो। मिसेज करण को उसका अंदाज बुरा लगा। ओह मम्मा, छोड़ो तमीज को। क्या जीजू कहने से मैं उनकी बहुत इज्जत करने लगूंगी? मेरे दिल में उनके लिए वाकई इज्जत है। जरूरी नहीं कि मैं जीजू कहकर ही इज्जत करूं। तो बस आप मुझे बताइए ना, आदित्य किसके बेटे हैं? मैंने कभी उनका नाम नहीं सुना। क्या वो हमारी फैमिली के जानने वालों से हैं? पायल का इतना जिज्ञासु अंदाज एक पल को मिसेज करण को खटका, लेकिन अगले ही पल उन्होंने सर झटक दिया। आदित्य चंचल का बचपन का दोस्त है, उसकी माँ की बहुत ही अच्छी सहेली का बेटा। इसीलिए तुमने कभी नहीं सुना, क्योंकि तुम यहाँ कभी थी ही नहीं। तुम इटली में थी और अब हाल में ही वापस लौटी हो, तो तुम क्या जानो कि कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी। खैर, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है तो चलो बाहर, मेहमान मौजूद हैं और अच्छा नहीं लगता। मिसेज करण ने संजीदगी से कहते हुए बाहर की ओर कदम बढ़ाए। ममा, ये लव मैरिज है या अरेंज? उसके सवाल पर मिसेज करण रुककर पीछे मुड़ी। तुम क्यों पूछ रही हो और क्यों उनकी जिंदगी में इतना दखल दे रही हो? लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, मैरिज थी और हो गई। अब इस तरह की बेवकूफ़ी वाले सवाल करके अपना और मेरा दिमाग ख़राब मत करो। बाहर आओ। अब की बार डपट कर वो खुद बाहर निकल गई। उफ, अब मैं क्या करूं? मुझे तो हर हाल में आदित्य ही चाहिए। पायल उठते हुए बाहर निकली। बाहर अब खाने पीने का दौर चल रहा था। पायल मुंह बनाते हुए आगे की ओर बढ़ी। सब इस वक्त व्यस्त नजर आ रहे थे। पायल की नज़र चंचल पर जा टिकी। कितना रूप आया था उस पर। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। दूल्हा वहाँ नहीं था, वो जेंट्स की तरफ था। थोड़ी देर बाद उसे चंचल के साथ लाकर बिठा दिया गया। आदित्य जानबूझकर थोड़ा सा सरकते हुए चंचल के करीब हुआ था। पायल ने दिल महसूस कर ये मंजर देखा। चंचल आदित्य के बैठने पर और उसका स्पर्श महसूस होते ही अंदर से कांप उठी थी। आदित्य के जज्बात उससे छिपे नहीं थे। दोनों की आज तक कभी ज़रूरत की बात से ज़्यादा बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और ये पसंदीदगी सब जानते थे। काश चंचल आज मेरी होती। एक आदमी की आवाज़ सुनते ही पायल रुकी थी और पलट कर पीछे की ओर देखा। यार चुप कर जा, अब वो आदित्य की बीवी है। क्या आदित्य रावत को नहीं जानता? उसे पता चल गया तेरी इन बातों का तो जान ले लेगा तेरी। दूसरे इंसान ने समझाना चाहा। अरे छोड़, इतनी मक्खन मलाई मिल जाती तो किसको क्यों देखता, बस अपनी खुशी पूरी करता। वो सिगरेट का धुआं छोड़ता हुआ चोरी चोरी चंचल को देखने की कोशिश करने लगा। क्या तुम चंचल से मोहब्बत करते हो? एक नारी स्वर सुनते ही दोनों चौंके। अपने सामने कमसिन खूबसूरत लड़की को देखते दोनों एक पल को हक्का बक्का रह गए। तुम कौन हो? उसे पुरशौक नज़रों से देखते हुए एक ने पूछा। मैं जो कोई भी हूँ, अगर तुम्हें चंचल को पाना है तो बस एक काम करना होगा। चंचल तुम्हें मिल जाएगी। पायल ने शैतानी दिमाग लगाया। ये मुमकिन नहीं है। अब वो आदित्य रावत की बीवी है और वो रावत हमें जान से मार देगा। अरविंद ने सुमित को देखते हुए कहा, जबकि सुमित का इरादा तो कुछ और ही लग रहा था। बोलो, क्या करना होगा? सुमित के पूछने पर पायल के चेहरे पर मुस्कान छा गई
और रुख फेर कर आदित्य और चंचल पर नजर डाली। वो 17 साल की लड़की उस वक्त अपने दिमाग में किस तरह का जहर भरे बैठी थी। जब वो निकालती तो न जाने कितने लोगों को जहर का असर सहना पड़ता। विदाई के वक्त सभी अश्कवार थे। चंचल सबको ही प्यारी थी। उसके विदा होने पर उससे मिलते हुए सब लोग गमजदा थे। जाके भूल तो नहीं जाओगी, सागर जो उसका भाई नहीं था, उसकी मासी का बेटा था, लेकिन सगों से ज़्यादा उसके लिए प्यारा था। अपने इस इकलौते भाई से मिलते हुए वो उसकी बात पर हिचकियों से रो दी। आप सब मत भूलना मुझे। सागर ने बहन को गले से लगाया और अपनी आंखों के कोनों को साफ किया। विदाई हो चुकी थी। सभी दुल्हन वाले चंचल को विदा करते हुए कितनी ही देर तक वहीं खड़े रहे। संदीप सिंह 2 भाई थे। उनसे छोटे करण जी। संदीप साहब की एक बेटी चंचल थी, जिसने अभी अभी एफए का इम्तिहान पास किया था और फिर 19 साल की उम्र में ही उसकी शादी तय हो गई थी। संदीप जी की पत्नी ने अपनी बहन के बेटे सागर को अपने पास रखा और उसे ही पाला पोसा था और अब वो एक न्यूज़ चैनल में काम कर रहा था। संदीप जी ने सागर को अपने बेटे की तरह ही माना था। उनका अपना बेटा नहीं था और बेटे की ख्वाहिश वो सागर से ही पूरी करते थे। करण साहब की एक ही बेटी थी, पायल सिंह, जो बचपन से ही इटली रही थी। अब जब वापस लौटी तो एक भूचाल लाने वाली थी। आदित्य के घर वालों ने चंचल के आने पर उसका भरपूर अंदाज में वेलकम किया था। चंचल के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ। कुछ रस्मों के बाद चंचल को आदित्य के कमरे में पहुंचा दिया गया। चंचल छोटी सी प्यारी सी एक मासूम सी लड़की थी, जिसका दिल एकदम शीशे की तरह साफ था और उसके दिल में आने वाला पहला इंसान आदित्य रावत ही था। आदित्य रावत का सोचते ही उसके चेहरे पर शर्माई हुई सी एक मुस्कान सज गई। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी आदित्य कमरे में नहीं आया था। चंचल ने थक हार कर बेड के किराउन से टेक लगा ली। इतना भारी ड्रेस और गहने पहनने के बाद उसकी कमर भी अब अकड़ चुकी थी। अचानक से उसकी आंख लगने लगी कि तभी दरवाज़ा खुला और आदित्य रावत अंदर दाखिल हुआ। चंचल फौरन सीधी होकर बैठी। दिल हथेली पर धड़कने लगा। आदित्य ने अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ फेंकी। अपने कॉलर के बटन खोलता हुआ वो गहरी सांसें भरते घूंघट में छुपी उस लड़की को देखने लगा, जिसकी मासूमियत ही आदित्य रावत को भाई थी। और आज उस मासूमियत का पर्दा उठ चुका था, पर आदित्य का दिल अब भी मानने को तैयार न था। वो खत अब भी आदित्य के हाथ में था। उस खत में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद आदित्य का एतबार टूटा तो नहीं था, लेकिन डगमगाया जरूर था। आदित्य ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए और उसके करीब जाकर कुछ लम्हों तक यूं ही सीने पर हाथ बांधे खड़ा रहा। चंचल का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो चुप क्यों था? चंचल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आदित्य इतना खामोश क्यों है। अगले ही पल आदित्य ने एक झटके से उसका घूंघट उलट दिया था और फिर उसे देखते ही मंत्र मुग्ध रह गया। वो बेहद खूबसूरत थी और उसकी पसंदीदा भी। अगर और वक्त होता तो वो यकीनन उसकी तारीफों में बहुत कुछ कहता, लेकिन चंचल की कलाई थामकर आदित्य ने उसे बिस्तर से एकदम खड़ा कर दिया, जिससे कि वो लड़खड़ाकर आदित्य के कंधे से जा लगी। ये खतों का सिलसिला कब से चल रहा है? आदित्य की बात पर चंचल ने हैरानी से उसे देखा। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे चंचल। उसकी दहाड़ पर चंचल कांपती हुई पीछे हटी, लेकिन आदित्य की मजबूत पकड़ से अपनी बाह छुड़ा न सकी। अर्जुन कौन है? एक नए सवाल पर चंचल का जिस्म पूरा कांपने लगा था। मेरे सामने खबरदार, जो तुमने एक आंसू भी बहाया तो जान ले लूंगा तुम्हारी। आदित्य के गुस्सैल अंदाज में कहने पर चंचल ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पलकों की कोर पर ही रोक लिया था। क्या क्या नहीं सोचा था आज रात के लिए, कितने अरमान सजाए थे, लेकिन तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया तुमने चंचल सिंह। वो उसे दोनों बाहों से झंझोड़ते हुए चिल्लाया और चंचल डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर चुकी थी। वो उसके इस कदर गुस्से से बुरी तरह घबराई हुई थी। आज तक घर में किसी ने भी उसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। सब जानते थे आदित्य चंचल से 7 साल बड़ा था और थोड़ा रिजर्व नेचर का था, लेकिन गुस्सैल भी बहुत था। ये कभी नहीं सुना था, ना आज तक कभी आदित्य का गुस्सा देखा था चंचल ने, पर आज उसने आदित्य का गुस्सा देखा था। ऐसे चुप मत खड़ी रहो चंचल, वरना जान ले लूँगा तुम्हारी। मुझे सच सच बताओ, कौन है ये अर्जुन? क्या संबंध है उससे तुम्हारा? क्यों लिखा उसने तुम्हें ये खत? बोलो, तुम भी लिखती रही हो ना? आदित्य ने ठंडी आवाज़ में दहाड़ा। कौन सा खत? मैं नहीं जानती। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? चंचल की सहमी हुई आवाज़ पर आदित्य ने मुश्किल से खुद को काबू किया। क्या तुमने कभी किसी अर्जुन को खत नहीं लिखा? उसकी बात के जवाब में चंचल ने सिर धीरे से ना में हिलाया। फिर ये क्या है?
अपनी कमीज की पॉकेट से एक पर्ची निकालकर उसकी ओर बढ़ाई। चंचल ने कांपते हाथों से वो खत थामा। पढ़ो इसे, ऊंची आवाज में। आदित्य की गर्जना पर चंचल कांपने लगी थी। प्यारी चंचल, शादी मुबारक। बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज सिर्फ तुम्हारा दीदार करने आया था। तुमने अपनी कसम न दी होती तो यकीन मानो सबके सामने तुम्हारा हाथ थाम कर ले जाता, पर मैंने अपनी कसम पूरी की है। अब तुम भी अपना वादा पूरा करोगी। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, अर्जुन का। आदित्य रावत को तुम छूने भी नहीं दोगी खुद को। तुम्हारे शरीर के एक एक हिस्से पर सिर्फ मेरा हक है। हमारी मोहब्बत को दागदार न करना आदित्य के करीब जाकर। मैं आऊँगा जल्दी ही तुमसे मिलने। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा अर्जुन। चंचल ने डर के मारे बिना रुके बिना अटके एक एक शब्द पूरा पढ़ते हुए खत आदित्य को थमा दिया, और आदित्य उसका अंदाज देखकर भौचक्का रह गया। कौन है ये अर्जुन? आदित्य के सवाल पर चंचल ने आंसू पोंछे। मुझे नहीं पता, आज पहली बार नाम सुना है, वो धीमी आवाज में बोली। एक तो चंचल का सजा सबरा रूप आदित्य को बुरी तरह अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन इस खत वाली बात में आदित्य को गुस्सा आया हुआ था। एक बार को उसका दिल किया कि खत फाड़कर फेंक दे और सामने खड़ी मासूम सी लड़की को अपने सीने में छुपा ले, लेकिन ये खत वाली बात कोई मामूली बात नहीं थी। पहली बार नाटक कर रही हो मेरे सामने? आदित्य ने खींचकर उसे अपने सीने में भींचा, इतनी जोर से कि चंचल की नरम धड़कनें आदित्य के चौड़े सीने से लगकर दब चुकी थीं, और ये नरम एहसास आदित्य को किसी दूसरी दुनिया की सैर करा चुका था। सच बताओ, झूठ बोल रही हो ना तुम? चंचल ने सिर ना में हिलाया और आंसू भरी निगाहों से आदित्य की ओर देखा। उसकी रोती हुई शक्ल देखकर आदित्य का दिल पसीज गया। फिर ये खत कहाँ से आया? इस बार आदित्य के बोलने का अंदाज नरम था। वो उसकी मदहोश कर देने वाली खुशबुओं में धीरे धीरे मदहोश होने लगा था। मुझे नहीं पता, आपके पास था, आपकी जेब से निकला। चंचल के मासूम से जवाब पर आदित्य ने अपनी आंखें कसकर बंद करके खोली। चंचल अब उसकी बाहों से निकलकर उससे 2 कदम के फासले पर खड़ी हो गई थी और अपनी हथेलियों से अपने आंसू साफ कर रही थी। शादी की पहली रात का ये मंजर तो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने तो कुछ और ही सपने सजाए थे। उसकी नथ ने उसके होंठों की लिपस्टिक को बिगाड़ दिया था। आदित्य का हाथ बेइच्छा ही उसकी नथ को छूता हुआ पीछे करने लगा कि वो अपना चेहरा अचानक से छिपा गई। उसे लगा आदित्य उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने वाला है, लेकिन आदित्य को उसकी हरकत पर दुख हुआ था, या शायद खुद पर। वो एक अनजान खत पर यकीन कर बैठा, जबकि सामने खड़ी लड़की शर्मो हया का पुतला, पवित्रता और पाक दामनी की सच्ची उदाहरण थी। वो बचपन से उसे जानता था, आज तक कभी कोई गलत बात नहीं सुनी थी उसके बारे में, तो अब कैसे किसी भी खत के टुकड़े पर यकीन कर लिया। सामने खड़ी लड़की चांदनी रात की उजली चांदनी थी, और इस चांदनी को आदित्य ने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का नूर बना लिया था। चंचल ने डरते डरते चेहरे से हाथ हटाया तो आदित्य को बिल्कुल खामोश और सपाट पाया। आदित्य ने उसकी आंखों के आंसू पोंछे तो वो सहम कर उसे देखने लगी। फिर आदित्य ने उसे अपने सीने से भींच लिया। मासूम सी चंचल का दिल सीने में ही अटक गया। भूल जाओ सब कुछ जो भी हुआ, शायद किसी ने मजाक किया होगा। आदित्य उसे हाथ से थामे बिस्तर तक ले आया। वो अब भी सहमी हुई उसे ही देख रही थी। ऐसे मत देखो चंचल, मुझे गलतफहमी हो गई है। मैं जानता हूँ मेरी चंचल ऐसी नहीं। कहते हुए आदित्य ने उसके गले में गोल्ड की चैन पहनाई और चैन पहनाते पहनाते उसकी नर्म गर्दन को अपनी उंगलियों से छूने लगा, और चंचल का दिल 120 की रफ्तार से दौड़ा था। आदित्य ने धीरे से उसका दुपट्टा उतारकर एक तरफ रखा और बहुत ही प्यार से उसकी एक एक ज्वेलरी उतारने लगा। चंचल सांस रोके उसकी उंगलियों के स्पर्श को अपने वजूद पर महसूस कर रही थी, और जब आदित्य ने चंचल के ब्लाउज की डोरियों को खोला तो चंचल का दिल इस बार बहुत जोर से धड़का। ब्लाउज हटते ही वो खुली किताब की तरह आदित्य के सामने बैठी थी और शर्म के मारे सिमटी जा रही थी, जबकि आदित्य तो उसकी खूबसूरती देखकर कुछ कह ही नहीं पाया था। उसके शब्द उसके होठों पर दम तोड़ गए थे। बस अपने होठों को दांतों से दबाते हुए वो अपने जज्बातों को संभालने की कोशिश कर रहा था। चंचल बहुत खूबसूरत थी, इस बात में कोई शक नहीं था, लेकिन आज जब उसका नरम वजूद खुलकर सामने आया तो वो बुरी तरह मदहोश हुआ था। आदित्य प्लीज लाइट ऑफ कर दे, मुझे शर्म। चंचल से तो डर और शर्म के मारे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, और उसकी शर्म को महसूस करते हुए आदित्य ने साइड लैंप ऑफ कर दिया था, लेकिन खिड़की से आती हल्की चांद की रोशनी में भी वो चंचल के नरम दूधिया वजूद को महसूस कर सकता था। धीरे से उसके करीब होते हुए उसने उसके नरम होठों को छू लिया था। होठों से होते हुए वो थोड़ा सा नीचे हुआ था
और उसकी ब्यूटी बोन पर अपने लव रखे। और ब्यूटी बोन से होते हुए जब वो थोड़ा सा नीचे आया तो चंचल ने उसके बालों में उंगलियां फंसाते हुए खुद को मचलने से बुरी तरह रोका था। कुछ देर पहले आदित्य ने अपने व्यवहार से उसे हर्ट किया था, उसका दिल दुखाया था, लेकिन अब जिस तरह आदित्य उसे प्यार से समेट रहा था वो सब कुछ भूलकर आदित्य की संगत में धीरे धीरे गुम होने लगी थी। आदित्य ने बहुत प्यार से चंचल पर अपनी तीव्रताओं को निछावर किया, जैसे उस रात वो अपनी जबान से दिए गए हर जख्म पर मरहम रख गया। चंचल ने शांत होते हुए खुद को आदित्य के हवाले कर दिया। दोनों एक दूसरे से बेहिसाब मोहब्बत करते थे। आज ही तो वो एक दूसरे की मोहब्बत को पा सके थे, तो कैसे दूरी अपना सकते थे। पायल की पूरी रात आंखों में कटी थी। वो एक चाल चल चुकी थी, लेकिन किस हद तक सफल हुई ये नहीं जानती थी। बस वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आदित्य और चंचल एक ना हो जाए, लेकिन कुछ दुआएं कभी पूरी नहीं होती, वे अधूरी ही रह जाती हैं। सुबह का इंतजार करते हुए वो रात भर जागती रही। सुबह चंचल निखरी निखरी सी आईने के सामने तैयार होती, चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान सजाए खड़ी थी। उसकी खूबसूरती और निखर गई थी। आदित्य की मोहब्बत ने उस पर बहुत खूबसूरत रंग चढ़ाए थे कि दूर से बिस्तर पर लेटा अपनी मोहब्बत के रंग उसके चेहरे पर देखते हुए वो संतुष्ट हुआ था और अपनी आंखें बंद कर लीं तो दिमाग में फिर से खत आ गया। जिसने भी यह हरकत की थी आदित्य रावत उन्हें छोड़ने वालों में से नहीं था। आदित्य, उसकी मीठी आवाज़ सुनते ही वो उसकी ओर मुड़ा, लेकिन आंखें नहीं खोली। आदित्य, उठ जाइए, सुबह हो गई है। वो उसके पास आती धीरे से उसे पुकारती, थोड़ा डर भी रही थी। आदित्य, पुकारते हुए वो थोड़ा और भी करीब हुई तो आदित्य ने खींचकर उसे अपने ऊपर गिरा लिया और वो बुरी तरह बिखर गई। आदित्य, वो मैं। चंचल को लगा वो गलती से आदित्य पर गिरी है, जबकि आदित्य ने उसे खींचा था। बहुत प्यारी लग रही हो। आदित्य ने उसके चेहरे पर आए गीले बालों को कान के पीछे किया। धीरे धीरे आदित्य अपने होठों से उसे छूने लगा था। उसकी खूबसूरती आदित्य के सर चढ़कर बोलने लगी थी और वो फिर से उसकी खूबसूरती को महसूस करना चाहता था, लेकिन आदित्य के इरादे भांपते ही चंचल उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी। नहीं आदित्य, प्लीज़, मैं नहाकर तैयार हो चुकी हूँ, अब दोबारा से ये सारे काम नहीं करने मुझे। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, नहाने में, कपड़े पहनाने में, यहाँ तक कि तुम्हारा मेकअप भी करने में। वो चंचल की गर्दन में चेहरा घुसाए उसकी खुशबुओं को महसूस कर रहा था, लेकिन चंचल अब ये सारे झंझट दोबारा नहीं करना चाहती थी। एक तो वो पहले ही लेट उठी थी। उसने धीरे से हाथ ले जाते हुए आदित्य के बगल में गुदगुदी कर दी और अगले ही पल आदित्य की पकड़ ढीली पड़ी थी और वो खिलखिलाकर हंसती हुई आदित्य की बाहों से छूटकर दूर खड़ी हुई। आदित्य अपना सर खुजाकर रह गया था। बहुत बुरी हो तुम भी कुछ कम नहीं हो। फ्रेश होकर बाहर आ जाइए, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। वो उसे मुंह चिढ़ाती हुई भाग गई थी और आदित्य एक गहरा सांस लेकर रह गया। सुबह नाश्ता आया था चंचल के घर वालों की तरफ से। ये एक रस्म थी जिसे मोनिका जी ने मना तो किया था, लेकिन सुनीता जी नहीं मानी और नाश्ता भिजवा दिया। नाश्ता लाने वालों में पायल भी थी। नाश्ते की टेबल पर चंचल और आदित्य को एक साथ बैठे देख पायल के चेहरे के हाव भाव बेहद सख्त हो गए। उसका बस नहीं चल रहा था कि चंचल को वहां से उठाकर खुद उसकी जगह बैठ जाए। वो खूबसूरत तो थी, लेकिन अब साफ नजर आ रहा था कि आदित्य की मोहब्बत के रंग उस पर खूब चढ़े थे। सभी उसके मनमोहक चेहरे की खूब तारीफें कर रहे थे। मोहब्बत के रंग इतने गहरे क्यों होते हैं कि छिपाए नहीं छिपते। पायल बेटा, नाश्ता क्यों नहीं कर रही? आप नाश्ता करें। पायल की नज़रें लगातार आदित्य पर थीं, जिससे कि मोनिका जी कब से नोट कर रही थीं और आखिरकार टोक ही दिया। जी जी कर रही हूँ। वो हड़बड़ी में अपनी प्लेट पर झुकी। सभी लोग नाश्ते के बाद इधर उधर हो गए तो पायल और उसकी कजिन चंचल के पास आई। वैसे चंचल, सच सच बताओ, क्या जादू किया है आदित्य जीजू ने कि एक दिन में ही तुम इतनी खूबसूरत हो गई हो? उसकी एक कजिन ने उसे छेड़ा तो चंचल शर्मा गई। अच्छा ये बताओ, मुंह दिखाई में क्या मिला? और चंचल ने अपने गले में पहनी गोल्ड की चेन दिखा दी, जिस पर आदित्य के नाम का पहला लेटर ए लिखा था। और वो चैन देखकर पायल के तो तन बदन में आग लग गई। उसका जी चाहा अभी वो चैन उतारकर अपने गले में डाले। अच्छा चंचल, इजाज़त दो, अब हम चलते हैं। शाम को मुलाकात होगी रिसेप्शन पार्टी पर। नेहा उसके गले मिलती पीछे हटी। पायल उसके गले मिली तो उसके शरीर से उड़ती खुशबू को महसूस करते वो करंट खाती पीछे हटी थी। वो पल भर में ही समझ गई कि आदित्य और वो एक हो चुके हैं, क्योंकि ये खुशबू आदित्य की खास खुशबू थी जो अब चंचल के बदन से उठती महसूस हो रही थी। पायल झटका खाती पलटी और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी।
कि दरवाजे से अंदर आते आदित्य रावत से बुरी तरह टकरा गई। टकराते ही वो जमीन पर गिरने लगी कि आदित्य ने झट से उसकी कमर में बाहें डालते हुए उसे गिरने से बचा लिया। ये सब बहुत अचानक हुआ। आदित्य ने उसे सीधा करते हाथ फौरन पीछे खींच लिया। आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं आई? आदित्य ने नरमी से पूछा, जबकि पायल तो उसकी खुशबू में ही मदहोश हो गई थी। अभी कुछ देर पहले यही खुशबू से चंचल के बदन से महसूस हुई थी और तब उसे करंट लगा था। लेकिन अब जब वही खुशबू उसे आदित्य की बाहों में महसूस हुई तो दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। पायल उसके चेहरे में खो गई थी। कितना पूरा हुस्न रखता था ये एक इंसान, वो एक इंसान जैसे सारी दुनिया था। आदित्य उसका जवाब सुने बिना चंचल की ओर बढ़ा। नेहा पायल का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गई। मेरी चंचल के चेहरे पर ये उदासी क्यों छलकने लगी? चंचल बिल्कुल खामोश खड़ी आदित्य को देख रही थी। कुछ देर पहले का मंजर आंखों में घूम रहा था कि कैसे आदित्य ने उसकी कमर में बाहें डाली थीं। चंचल के दिल में चुभी थी ये बात। चंचल, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार, ऐसे क्यों देखे जा रही हो? आदित्य की आवाज़ पर वो चौंकी। नहीं, बस यूं ही। आदित्य पता नहीं क्यों दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा है, जैसे कुछ कुछ बुरा होने वाला हो। आदित्य, आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना? मैं आपके बिना जी नहीं सकूंगी। कहते कहते चंचल की आंखों में आंसू चमकने लगे थे और आदित्य ने अपनी उंगलियों से उसके आंसुओं को साफ कर दिया था। ऐसी बात आगे से कभी अपनी जबान पर मत लाना, समझी? वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारे बिना आदित्य रावत किसी और का हो सकता है? कहते कहते उसने उसके माथे पर प्यार किया था और उसे अपने सीने से लगा लिया, जबकि चंचल के अंदर तक एक सुकून उतर चुका था। लेकिन उसे नहीं पता था आने वाला समय उसके लिए एक बहुत बड़ी कयामत लेकर आने वाला था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो खत, क्या आदित्य ने वो खत नहीं पढ़ा? क्यों क्यों करीब गया वो चंचल के? वो मेरा है। आज उसने मुझे छुआ पहली बार, एक सुकून सा मिला। लेकिन वो चंचल को भी छू चुका है। अपना तन, अपना मन, अपने कीमती पल वो चंचल के नाम कर चुका है। पायल इस वक्त पागल होने के दर पर थी। वो एक जुनूनी लड़की थी। जो उसे पसंद आ जाता वो उसे छीन लेती, उसे तबाह कर देती थी। अब वक्त ने बताना था कि वक्त उसका कितना साथ देता था। रात को रिसेप्शन का फंक्शन एक बहुत बड़े बैंक्वेट में था। यहाँ पायल ने चंचल को रास्ते से हटाने का एक नया प्लान सोचा। उसे किडनैप करवाने वाला वही लड़का सुमित उसकी मदद करने वाला था। प्लान भी फुल प्रूफ था। चंचल दुल्हन बनी स्टेज पर आदित्य के पहलू में बैठी एक फूल लग रही थी। दोनों की चांद सूरज की जोड़ी थी। सब लोग दिल खोलकर उनकी तारीफ कर रहे थे। सबके चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये खुशी कब तक की है। एक बहुत बड़ा गिरहन था जो उनकी खुशियों को लगने वाला था। चले बेटा, देर हो रही है। और ये चंचल कहाँ है? मोनिका जी ने उससे पूछा। जी, वो अंदर गई थी, शायद उसे बाथरूम जाना था। आदित्य ने संजीदगी से कहा। अच्छा, मैं देखती हूँ उसे। वो खुद भी अंदर की ओर बढ़ी, लेकिन वहाँ बिराडर रूम में कोई नहीं था। सब जगह देख लिया, लेकिन चंचल का कहीं कुछ पता न चला। अचानक से वो कहाँ चली गई, कोई नहीं जान पा रहा था। बहुत सारे मेहमान जा चुके थे, लगभग घर वाले ही रह गए थे और सभी चंचल को ढूंढ रहे थे कि तभी यह खत आदित्य को अपनी पॉकेट में से मिला। किसने कब डाला उसे नहीं पता था, लेकिन वो एक खत था। इस खत को धड़कते दिल से देखते आदित्य ने सबकी ओर नज़र दौड़ाई। किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं था। उसने एक तरफ होते हुए वो खत खोला। आदित्य रावत, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी के साथ जा रही हूँ। मैं धोखा नहीं कर सकती। हो सके तो मुझे भूल जाना और माफ़ कर देना, चंचल। इस खत को मुट्ठी में सख्ती से दबाए वो चारों ओर जख्मी नज़रों से देखने लगा। एक गुस्से की तेज लहर आदित्य के अंदर समा गई। वो किसी से कुछ कह न सका। क्या कहता? उसकी पत्नी किसी के साथ भाग गई थी, वो भी अपनी शादी के अगले ही दिन। वो सब्र के कठिन चरणों से गुजरता वहाँ से निकलता अपनी कार की ओर बढ़ा। मोनिका जी ने उसे गुस्से से बाहर जाते हुए देखा तो उसके पीछे दौड़ी। आदित्य बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो ऐसे में, जब यहाँ चंचल का पता नहीं चल रहा? मोनिका जी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। माँ, आप सब घर चलें, घर जाकर बात होती है, आदित्य ने खुद को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए कहा। लेकिन आदित्य बेटा, चंचल छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, उसे भूल जाएं प्लीज़। भगवान के लिए थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक को छोड़ दें और सब घर जाएं खामोशी के साथ। देखो बेटा, जब सब हमसे पूछेंगे चंचल कहाँ है तो हम क्या जवाब देंगे? उसके माँ बाप वहाँ खड़े हुए हैं, उन्हें क्या जवाब देंगे? कह दीजिएगा रावत परिवार आए और अपनी बेटी को ले जाएं।
आदित्य गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी कार की ओर बढ़ा और उसमें जा बैठा। कार को गुस्से से निकालते हुए रोड पर डाला। खत के शब्द उसे बार बार चुभ रहे थे। अगर वो रात वाले खत पर रहता तो शायद ये नौबत ही ना आती। उसने चंचल पर विश्वास किया और उस खत को गलत ठहराया। उसने अपनी मोहब्बत पूरी रात चंचल के ऊपर निछावर की। उससे प्यार किया, उसे सम्मानित किया, और बदले में उसने क्या दिया? उसे धोखा देकर चली गई। आदित्य इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी कार की स्पीड बहुत तेज थी और अचानक ही एक तेज एक्सीडेंट हुआ। कार के हॉर्न की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इस वक्त वहाँ सब मौजूद थे। आदित्य के इस अचानक एक्सीडेंट ने सबको बुरी तरह परेशान कर दिया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी हंसता खेलता हुआ व्यक्ति अब आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। चंचल के घर वाले भी वहाँ मौजूद थे। चंचल कहाँ थी कोई नहीं जानता था। उसके भाई सागर और उसके पापा, उसके ससुर सभी उसकी तलाश में हर जगह खो चुके थे, लेकिन फिर भी चंचल का कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे में आदित्य का एक्सीडेंट उस समय ऐसा लग रहा था जैसे इस हंसते खेलते जोड़े को किसी की नज़र लग गई हो। मोनिका जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आंखों के आंसू नहीं सूख रहे थे। दूसरी ओर यही हाल सुनीता जी का भी था, जिनकी बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और इस सारे मसले में एक हस्ती थी जो बिल्कुल खामोश खड़ी थी, और वो थी पायल। जैसे उसे इस सबसे कोई फर्क ही न पड़ रहा था, लेकिन उसे फर्क पड़ रहा था। उसे आदित्य की सांसों से फर्क पड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे तो सिर्फ आदित्य के लिए। वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि आदित्य जिंदगी और मौत के बीच पहुंच जाए। आईसीयू के बाहर खड़ी वो सिर्फ आदित्य के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, आदित्य को ठीक कर दे। और फिर डॉक्टर्स ने जो सूचना दी वो सब पर एक पहाड़ बनकर टूटी। आदित्य कोमा में चला गया था। उसके दिमाग में बहुत गहरी चोट आई थी और कोई नहीं जानता था उसे होश कब आएगा। डॉक्टरों ने भी कोई खास उम्मीद नहीं दिलाई थी, लेकिन चमत्कारी घटनाएं तो होती हैं, और भगवान पर भरोसा ही था कि पूरे 3 महीने बाद आदित्य को होश आ गया था। उस दिन गरीबों में खाना बांटा गया। आदित्य को घर लाया गया। वो बिल्कुल चुप सा था, किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। डॉक्टरों ने खास तौर से कहा था कि इनका खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि उसके दिमाग का एक हिस्सा बहुत डैमेज हो चुका था। उसके कुछ एमआईआर होने थे जिसमें असल वजह पता चलनी थी कि दिमाग के किस हिस्से को कितनी चोट आई है। डॉक्टर ने यहाँ तक कहा था कि उसके साथ कोई ऐसी बात न की जाए जिससे वो मानसिक तनाव ले। इन 3 महीनों में चंचल कहाँ थी किसी को कुछ पता नहीं था। सब लोग ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। पुलिस रिपोर्ट भी करवा चुके थे, लेकिन चंचल का कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। आदित्य बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मोनिका जी ने उसके पास बैठते हुए उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ मम्मा, धीरे से जवाब देता वो अपनी आंखें बंद करके बेड के साथ टेक लगा गया। वो हैरान थी क्यों उसने एक बार भी होश में आने के बाद चंचल का नहीं पूछा था। इतने में चंचल के घर वाले भी उसकी तीमारदारी के लिए वहाँ मौजूद थे। आदित्य को इस हाल में देखकर सुनीता जी की आंखों में आंसू आए थे। बेटी तो चली गई थी, लेकिन दामाद तो अभी भी यही था ना, और आदित्य उन्हें वैसे भी दिल से अच्छा लगता था। वो दिल से उसे अपना बेटा ही मानती थी, इसीलिए उसे अपनी नाजों पली बेटी सौंप दी थी। बेटा अपना ख्याल रखना, हम फिर आएंगे, सुनीता जी ने उठते हुए कहा। बेटी नहीं आई आपकी? आदित्य के सवाल पर सबने उसकी ओर हैरानी से देखा। बेटा चंचल तो, अरे आ जाएगी ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए वो नहीं आई। सुनीता जी ने जल्दी से बात बनाई। आप बताएंगे चंचल को कि आदित्य अब घर आ गया है तो वो आ जाएगी। मोनिका जी ने इशारे से सुनीता जी को मना किया कि वो चंचल के बारे में फिलहाल आदित्य को कुछ भी न बताएं, और फिर वो आगे से चुप हो गई थी। सब लोग उठकर धीरे धीरे बाहर जा चुके थे, सिवाय पायल के। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आदित्य के पास आकर बैठी। आदित्य की आंखें बंद थीं। वो पायल को खुद के इतना करीब बैठा हुआ देख नहीं पाया कि अचानक पायल ने उसका हाथ थाम लिया तो उसने चौंकते हुए आंखें खोल दी। एक पल को तो आपने हमारी जान ही निकाल दी थी। आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा, हम सबका क्या होता? आपको हमारे बारे में ख्याल नहीं आया कि एक इंसान के साथ उसके सब घर वाले जुड़े होते हैं। आपको सावधानी से ड्राइविंग करनी चाहिए थी ना? पायल ने बहुत प्यार और अपनेपन से उससे कहा। आदित्य ने अपने हाथ की ओर देखा और फिर नामहसूस अंदाज में चुपचाप अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया। मुझे नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे। आदित्य ने वापस अपनी आंखें मूंदते हुए धीरे से कहा। मैंने बड़ी मम्मी से कहा है वो मुझे यहीं छोड़कर जाएं। चंचल नहीं है तो क्या हुआ,
मैं तो हूं ना, मैं आपकी सेवा करूंगी। पायल के शब्दों में आदित्य के माथे पर बल पड़े थे। और तुम यहाँ रहकर क्यों मेरी सेवा करोगी, जबकि फर्ज तो चंचल का है। लेकिन वो कैसे आ सकती है, वो यहाँ होती तो आती ना। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो तुम? आदित्य ने बेड से अपनी टेक छोड़ते हुए पायल से पूछा। वो यहाँ नहीं है, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ है। अब तो सब यही कहते हैं कि वो किसी के साथ भाग गई है। अपनी जबान को लगाम दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। खबरदार, जो मेरी चंचल के बारे में कोई एक शब्द भी गलत कहा तो। आदित्य ने गुस्से से उसे पीछे की ओर धकेला तो वो जमीन पर गिरी थी। यही सच है आदित्य, तुम्हारी बीवी भाग गई है किसी के साथ। उसका किसी के साथ कनेक्शन था, किसी और से प्यार करती थी वो, इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर चली गई। लेकिन तुम ही पागल हो जो उसके पीछे अपने आसपास की सच्ची मोहब्बतों को नहीं देख रहे। लेकिन जो तुम्हारे साथ बेवफाई करके गई, तुम उसकी याद में बैठे हुए हो। अफसोस होता है तुम्हारी सोच पर। पायल ने उसके दिल पर वार किया था। इस पल में आदित्य रावत के दिमाग पर इतनी जोर की घंटियां बजीं कि वो अपना सिर दोनों हाथों पर गिरा गया। उसे अचानक से सर में तेज दर्द हुआ था। उसी समय मोनिका जी अंदर आईं। आदित्य की बिगड़ती हुई हालत देखकर वो डर गईं। दूसरी ओर पायल आंसू आंखों में लिए उसके पास खड़ी थी। आदित्य बेटा, आदित्य क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया है? क्या कहा तुमने आदित्य से? मोनिका जी ने गुस्से से पायल की ओर देखते हुए पूछा तो उसने सिर ना में हिलाया। मेरे बच्चे, मेरे चांद, माँ की जिंदगी ऐसे मत करो। माँ की हालत पर रहम करो। मेरा बेटा, खुद को संभालो। माँ की बातों पर आदित्य ने नम आंखों से शिकायती अंदाज में माँ को देखा। बेटा, वक्त बहुत बड़ा मरहम है। सब दर्द, सब जख्म भर जाते हैं। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बातों का असर था कि आदित्य कुछ हद तक शांत हो गया, लेकिन उसके दिल में चोटें अब भी पड़ी थीं। चंचल का चेहरा आंखों में समाया हुआ था। वो आज 3 महीने बाद भी उसे भूल नहीं पाया था। वक्त थोड़ा सा और आगे को सरका। आदित्य ने सब कुछ भूलकर वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। वहीं दूसरी ओर चंचल के अस्तित्व को भी सब लोग भूल चुके थे। लेकिन कैसे? एक जीती जागती लड़की अचानक से अपने विवाह वाले दिन गायब हो गई थी। और फिर आज इतना वक्त गुजरने के बाद भी किसी को उसका ज्ञान नहीं था कि वो कहाँ है, किसके साथ है, किस हाल में है। आदित्य अकेले में अक्सर बैठा उसे सोचता। घर में फिर से उसकी शादी का जिक्र छिड़ चुका था। हर कोई उसे समझाने पहुंच जाता, आगे बढ़ने की सलाह देता। लेकिन सबको क्या पता था कि अपने दिल का क्या करे, जो सिर्फ चंचल के लिए ही धड़कता था। लाख दिल को समझाने के बावजूद भी दिल उन खतों पर यकीन नहीं कर पाता था। वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा था चंचल को ढूंढने के लिए, लेकिन चंचल तक पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन उसकी धड़कनें कह रही थी कि वो जिंदा है। ऑफिस का दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुई। आदित्य ने दरवाजे की ओर नज़र फैलाई तो एक पल के लिए ठिठक गया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है आदित्य रावत, पायल ने उसके सामने आते हुए नम लहजे में कहा। क्या बात करनी है? आदित्य का लहजा सपाट था, जबकि अगले ही पल पायल घुटनों के पास उसके सामने आकर बैठ चुकी थी। उसके चेयर के आसपास हाथ रखे हुए थी। आदित्य एकदम सटपटाते हुए सीधा हुआ। प्लीज़ मेरी बात सुन लें, एक बार मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप जो कहेंगे वही होगा। पूरे घर में मेरी शादी की बातें हो रही हैं और दूसरी ओर सब चाहते हैं कि मैं सागर से शादी कर लूं, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। मैं सब जानती हूं कि आप चंचल से बहुत प्यार करते थे और आज तक उसे भूल नहीं पाए, और मैं आपको मजबूर भी नहीं करूंगी कि आप उसे भूल जाएं। लेकिन मैं आपका दर्द बांटना चाहती हूँ, आपके दुख दर्द का साथी बनना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे इनकार मत करना और मेरी मोहब्बत को अपना लीजिए। पायल ने आंखों में आंसू लिए आदित्य से कहा। आदित्य दांतों पर दांत जमाए बैठे उसे देख रहा था कि वो लड़की कितनी बेखौफी से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उसे शादी की ऑफर कर रही थी। इससे पहले वो उसे कोई जवाब देता, सागर ऑफिस में एंटर हुआ तो उन्होंने रुख फेरकर सागर की ओर देखा। सागर की आंखों में एक तैश का आलम था। पायल अपने आंसू साफ करते हुए उठी और अपना रुख फेर लिया, जैसे कोई उसकी चोरी पकड़ी गई हो। और फिर आदित्य भी अपनी जगह से उठते हुए सागर के पास आया। तो ये है आपकी असलियत। सारे लोग मेरी बहन के बारे में बोल रहे हैं कि वो बेवफा है और आपको छोड़कर चली गई, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हादसा हुआ है। आज तक मैं अपनी बहन को नहीं ढूंढ पाया। इतना पावरफुल होने के बावजूद मैं नहीं जानता मेरी बहन कहाँ है, और आप यहाँ मेरी होने वाली पत्नी के साथ। अफसोस हो रहा है मुझे। सागर, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। आदित्य ने सफाई देनी चाही,
लेकिन सागर ने हाथ उठाते हुए उसे रोक दिया। जैसी बात है मैं देख चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ। आपको क्या लगता है कि इस लड़की से मैं शादी कर लूँगा जो आपकी गोद में बैठी हुई थी? सागर, आदित्य ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए उसका गिरेबान थामा। बस अब नहीं, आप पहले मेरी बहन के पति थे, मैंने लिहाज कर लिया। अब मेरा आपसे कोई भी संबंध नहीं कि मैं आपका लिहाज करूं। अपना हाथ पीछे कर लें। सागर ने बिना पलक झपके गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो सागर, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने देखा। जो मैंने देखना था मैंने देख लिया है। अब मुझे न कुछ सुनना है और न देखना है। सागर ने आदित्य की बात काटते हुए गुस्से वाली नज़र पायल पर डाली और ऑफिस से बाहर निकल गया। आदित्य ने उठते हुए टेबल से, कभी भी आदित्य उसके ऑफिस नहीं आया था और आज आया भी तो उसने क्या देखा, क्या सोचता होगा वो? आदित्य बहुत गुस्से में था। पायल की तरफ मुड़ते हुए वो आक्रामक अंदाज में उसकी ओर बढ़ा कि पायल ने डरकर जल्दी से अपने हाथ से अपना चेहरा छिपा लिया। एक पल के लिए आदित्य सकते में आ गया। क्या कुछ न याद आ गया था उसे? ऐसे ही चंचल ने भी अपना चेहरा छिपाया था जब अपना दिल वो उसके ऊपर हार गया था और सब कुछ गलत मानकर सिर्फ चंचल को सच्चा माना था। उसकी मोहब्बत के जाल में फंस गया था। झटके से पायल को छोड़ते हुए वो पीछे हटा था। गेट आउट फ्रॉम हियर, सख्त अंदाज में वो जोर से चिल्लाया था तो पायल रोते हुए वहां से भागी। आदित्य का जी चाहा वो सब कुछ तहस नहस कर दे और फिर वही हुआ जैसा पायल ने चाहा। उसने एक ही जिद लगाई थी कि शादी करेगी तो आदित्य के साथ ही करेगी। दूसरी तरफ सागर ने भी पायल से शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन वो उनकी इज्जत रखकर किसी को भी उनके बारे में कुछ बता न सका। आदित्य को घर वालों ने मजबूर किया, जिस वजह से वो भी शादी के लिए हामी भर गया। वहाँ पर सागर की सोच को एक मोहर लगी कि बाकी इन दोनों के बीच में कुछ था और कोई ऐसी बात भी हुई होगी जिस वजह से चंचल ने अचानक बिना किसी को बताए सबसे कटकर यहाँ से चली गई थी। कभी कभी उसके दिमाग में आता कहीं उसके साथ कोई हादसा तो ना हो गया। वो अक्सर अपनी बहन को याद करके रोता था, लेकिन वो कहाँ से लाता उसे? कोई भी तो उसे राह दिखाने वाला नहीं था। 8 महीने से ऊपर हो गए थे, लेकिन चंचल का कहीं पता नहीं था। पायल आज एक बार फिर से 16 श्रृंगार करते हुए तैयार हो रही थी। आज उसका दिल बहुत खुश था। आज फाइनली वो आदित्य को पाने वाली थी। उसे घूंघट निकालकर आदित्य के पास लाया गया। वही सीन एक बार फिर से दोहराया जा रहा था। एक तरफ आदित्य था तो दूसरी तरफ पायल। आदित्य वहाँ बिल्कुल गायब दिमागी की हालत में था। वो इस शादी के लिए दिल से राजी नहीं था, लेकिन सिर्फ अपनी माँ के मजबूर करने पर वो ये शादी कर रहा था, क्योंकि सब घर वालों के ख्याल में यही बेहतर था। सब घर वालों की सोच थी कि आदित्य की ज़िंदगी में कोई लड़की आए जो उसे चंचल को भुला दे, और अगर पायल आदित्य को पसंद करती थी तो उससे बेहतर ऑप्शन उसके पास और कोई नहीं था। वो आदित्य को खुश रखती, और घर वालों को क्या चाहिए था? सब लोग खुश थे, लेकिन कमी थी तो चंचल के घर वालों के लिए कि चंचल अब मौजूद नहीं थी। कुछ ही देर में शादी संपन्न हो गई थी। सभी ने आदित्य रावत को बधाई देते हुए गले से लगाया था, लेकिन कैसी बधाई? आदित्य रावत का दिल तो आज बुरी तरह मरा हुआ था। वो रुखसत होकर आखिरकार रावत विला में आ ही गई, लेकिन जिस तरह चंचल का स्वागत हुआ था ऐसा स्वागत उसका न हो सका। पहले घर की बेटी को आपने ब्याह कर लाया, वो भाग गई और अब उसी की छोटी बहन को अपना लिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अचानक से संजना जी ने वहां पहुंचते ही मोनिका जी से सवाल किया। संजना जी मोनिका जी की सगी बहन थी। आप जानती हैं दीदी, चंचल अब यहाँ नहीं है। 1 साल होने को आया, न जाने वो कहाँ चली गई है। और आप कह रही हैं कि हमने आदित्य को शादी करके गलती की है। क्या आदित्य का हक नहीं कि वो आगे बढ़े? आप प्लीज़ आदित्य को अपना आशीर्वाद दें और इस खुशी के मौके को यूँ अफसोस में न गंवाएं। मोनिका जी ने अपनी बड़ी बहन को धीमे लहजे में जवाब दिया। खुशी का मौका है ये कौन सा खुशी का मौका है जिसमें आप एक जिंदा वजूद को नज़रअंदाज कर चुके हैं? वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसे रह रही है, कोई नहीं जानता। सब कहते हैं कि हमने उसे ढूंढने की कोशिश की है। अगर ढूंढ रहे होते तो क्या अब तक वो मिल न जाती? और आदित्य, तुम क्या एक बार भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोच रहे? सब कह रहे हैं कि वो भाग गई, लेकिन क्या एक बार तो सोचा तुमने? अगर उसने भागना ही होता तो वो तुम्हारे साथ शादी ही क्यों करती? भागना ही होता तो शादी से पहले भागती। शादी करके तुम्हारे साथ एक रात गुजार कर फिर न भागती। एक बार भी सोचा कि अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया हो तो, वो किसी तकलीफ में हो तो क्या होगा? कैसे माफ़ करोगे खुद को?
संजना जी की बातों पर आदित्य का जमीर उसे कचोके मारने लगा। वो सही कह रही थी। अगर उसके साथ कोई हादसा हुआ होता तो नहीं, वो खत अभी आदित्य के पास संभाले हुए थे, लेकिन वो सबको वो खत बताकर अपनी इज्जत को पैरों तले रौंदना नहीं चाहता था। एक भ्रम था जो सबके सामने बना हुआ था और वो इस भ्रम को तोड़ना नहीं चाहता था। शायद एक वक्त आए जब वो सबको बता दे, लेकिन अभी वो किसी से कुछ कह नहीं सकता था। खामोशी से संजना जी की बातें सुनता हुआ वो अंदर की ओर जाने ही वाला था कि उसी पल उसके कदम ठिठक से गए थे। सामने ही तो वो खड़ी थी जिस पर अचानक से सबकी नजरें पड़ी थीं। वो कोई और नहीं, चंचल ही थी, आदित्य की चंचल, जिसके हाथ में एक नन्हा सा बच्चा भी था। सबकी हैरान नजरें उसकी ओर उठीं। उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे, आंखों में शिकवा भी था। वो शिकवे भरे अंदाज में आदित्य रावत को देख रही थी। आदित्य रावत जिसके कदम जमीन पर जम से गए थे, आंखें भी झपकना भूल चुकी थीं। चंचल रावत उसी के घर में उसके सामने खड़ी थी और वो पत्थर बना उसे देखे जा रहा था। अचानक से पायल ने आगे बढ़ते हुए आदित्य का हाथ थाम लिया और एक नज़र सामने खड़ी चंचल को जतलाती नज़रों से देखा। चंचल एक एक कदम सहज सहज कर उठाती हुई नीचे आई और संजना जी चंचल के पास चलते हुए आई। देख लो, तुम्हारी ही बीबी है और इसकी गोद में तुम्हारा ही बच्चा। इस मुश्किल हालात में ये लड़की किस तरह से गुजरी है, मैं इस बात की गवाह हूँ। ये तो अभी तुम्हारे सामने आने को तैयार नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा कदम तुमने उठा लिया। एक बार भी चंचल के बारे में नहीं सोचा। आदित्य, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। संजना जी के शब्दों ने आदित्य को बुरी तरह उलझा दिया। अगर चंचल उनके पास थी तो अब तक सामने क्यों नहीं आई थी, और चंचल उन्हें कैसे मिली? इन सब राजों से पर्दा चंचल ही हटा सकती थी, लेकिन चंचल तो एकटक उसे देख रही थी, जैसे उसे कोई और काम ही ना था। उसे बस एक ही काम था, आदित्य को देखना, और आदित्य उसके हाथ में अपना बच्चा देख रहा था। ये आपका बच्चा नहीं है आदित्य? अचानक से पायल ने उसका रुख बच्चे की ओर देखा तो घबराते हुए बोली। उसकी बात पर आदित्य ने पलटकर पायल को देखा। हाँ आदित्य, ये आपका बच्चा नहीं हो सकता। इतने समय से ये यहाँ पर नहीं थी, जाने कहाँ, पता नहीं किसका गंदा खून। पायल, आदित्य का हाथ बेइच्छा ही उठ गया था, लेकिन हवा में ही लटक गया। पायल ने डरते हुए उसकी ओर देखा। आप मुझ पर हाथ उठाएंगे? आज हमारी शादी हुई है। मैं रुखसत होकर आपके घर आई हूँ और आप हाथ उठाकर मेरा इस तरह स्वागत करेंगे? पायल ने रोते हुए और चिल्लाते हुए कहा। चंचल, तुम यहाँ कैसे आ गई अचानक? मोनिका जी ने चंचल को बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछा। हैरानी की बात है ना मम्मी जी, कि आपको तो ये पूछना चाहिए कि 1 साल तक मैं कहाँ थी और आप? चंचल ने दुख से उन्हें देखते हुए कहा। तो जहाँ थी 1 साल तक वहीं रहती। आज जब मेरे बच्चे की ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगीं तो तुम भी लौट कर आई? क्यों दे रही हो मेरे बेटे को इतनी तकलीफ़? मोनिका जी के शब्दों में भी दुख ही दुख था। मैं दुख दे रही हूँ? बल्कि सौतन तो आपका बेटा मुझ पर लेकर आया है और आप कह रही हैं कि मैं उसे दुख दे रही हूँ। चंचल की बात पर आदित्य के होंठ भिजे। तो उसकी वजह भी तुम हो चंचल, तुम चली गई थी मेरे बेटे को छोड़कर। मोनिका जी ने कड़े शब्दों में चंचल को आईना दिखाना चाहा। मैं आपके बेटे को छोड़कर नहीं गई थी, चंचल ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। और ये बात तुम 1 साल बाद कहने आई हो, जब मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। छोड़ दो उसकी जान और चली जाओ यहाँ से। मोनिका जी ने चंचल को पीछे की ओर धकेल दिया तो वो लड़खड़ाते हुए गिरने लगी कि उसी पल आदित्य ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सीने से लगा लिया। उसके हाथों में एक नन्ही सी जान भी थी। एक पल के लिए चंचल सिहर कर रह गई। आदित्य की नज़रें बेइच्छा ही उस बच्चे की ओर उठी थीं। बच्चे ने सुनहरी आंखों को खोलते हुए आदित्य की ओर देखा। उसके नन्हे हाथ, उसके नन्हे से गाल, उसकी आंखें, आदित्य को वो अपना ही रूप लगा। वो नन्हा सा बच्चा बिना पलकें झपकाए आदित्य को ही देखे जा रहा था। इससे पहले कि आदित्य चंचल के हाथ से उस बच्चे को थामता, पायल ने आगे बढ़कर वो बच्चा अपनी गोद में ले लिया। पायल देख चुकी थी आदित्य का झुकाव उस बच्चे की ओर है, चंचल की ओर नहीं। तो वहीं खड़े खड़े उसने एक योजना बनाई और बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। मैं इस बच्चे को पालूंगी। अगर आप समझते हैं ये बच्चा आपका है तो मैं इसे माँ का प्यार दूंगी, अपने सीने से लगाकर रखूंगी। लेकिन आदित्य, आप मुझसे वादा करें कि आप हमेशा मेरे बनकर रहेंगे। आपकी खातिर मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पायल की बात सुनते हुए एक पल को वहाँ मौजूद सब लोगों को फिर से सन्नाटा छा गया। वो क्या बोल रही थी और किस मतलब में ये सब कुछ कह रही थी? सबको उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। आदित्य, वो मेरा बच्चा,
चंचल ने अपने खाली हाथ देखते हुए हिचकी लेते आदित्य की ओर पथराई नजरों से देखा। नहीं आदित्य, ये बच्चा मेरा है। आदित्य, मैं इसे नहीं दूंगी, 17 साल की पायल ने चिल्लाते हुए कहा। आदित्य ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसकी बाहों से नन्हे राहुल को लेकर उसकी माँ चंचल के हवाले कर दिया। आज के बाद न मेरा तुमसे कोई रिश्ता है और ना ही इस बच्चे से। आदित्य के शब्दों ने चंचल को आसमान से जमीन पर पटक दिया। वो उसके बच्चे का बाप था, लेकिन इस वक्त वो अपनी प्यारी पत्नी और अपने बच्चे से मुंह मोड़ गया। आदित्य, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आदित्य, ये तुम क्या कर रहे हो? वो बीवी है तुम्हारी और वो बच्चा है तुम्हारा, और तुम उसको कह रहे हो कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। 1 साल तक वो कितनी मुश्किलों में रही है, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? संजना जी बुरी तरह हैरान हुई थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, वो जहाँ थी उसे वहीं वापस चले जाना चाहिए। अब इस घर में उसकी कोई जगह नहीं। आदित्य ने बिना चंचल की ओर देखे हुए सख्त शब्दों में अपनी बात कही थी और पायल के दिल में एक ठंडक सी पड़ गई। मिसेज करण ने बेटी को घूर कर देखा, जबकि पायल ने एक जतलाती नज़र चंचल पर डाली और आदित्य के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। चंचल ने अपने बेटे के माथे को चूमा, आंसू पोंछे और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। ठहरो, आदित्य ने उसे पुकारा था। आदित्य ने उसे रोककर अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए और वो खत लाकर उसके हाथ में थमाए। ये भी लेती जाओ। जाते हुए दोनों खतों को देखकर वो समझ गई थी कि आदित्य उससे क्या कहना चाहता है। ये खत, ये सारे फसाद की जड़ है ना, तो आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इन खतों की राइटिंग और पायल की राइटिंग को मैच कीजिए। सब झूठ का पता आपको अभी और इसी वक्त लग जाएगा। चंचल की बात पर आदित्य के कदम डगमगाए। वो क्या कह रही थी, वो उसे क्या समझाना चाह रही थी, अब वो अच्छे से समझ गया था। बेयकीनी से पीछे की ओर देखा। नहीं आदित्य, ये गलत कह रही है, ये झूठ बोल रही है, मेरी कोई राइटिंग नहीं है इसमें। तुम मेरे और आदित्य के बीच में दरार डालना चाहती हो। जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। एक तो न जाने किसके साथ मुंह काला किया है तुमने। और पायल, खबरदार, तुमने चंचल के किरदार पर उंगली भी उठाई तो मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। तुम कैसे अब भी उसकी साइड ले रहे हो आदित्य, जिसने पूरे परिवार में आपको बेइज्जत करके रख दिया। बेइज्जत उसने नहीं, बल्कि बेइज्जत तुमने किया है। अचानक से संजना जी के बीच में बोलने पर पायल कांप गई। सबकी नज़रें उसकी ओर उठ रही थीं। चंचल को तुमने किडनैप करवाया उसके रिसेप्शन वाले दिन मेरे बेटे के जरिए। हाँ आदित्य, यही सच है। सुमित ने चंचल को किडनैप किया था पायल के कहने पर, और उसी की मदद से उसे एक बंद कमरे में कैद रखा था, हमारे ही घर में। वो तो मुझे अचानक से पता लगा। इस बच्ची की हालत बहुत बुरी थी। मैंने बहुत खामोशी के साथ इसे वहाँ कैद से निकाला। कोई नहीं जानता था कि मैंने चंचल को कहाँ रखा है। चंचल ने मुझे कसम दी थी कि मैं यहाँ किसी को कुछ न बताऊँ। उन दिनों तुम भी कोमा में थे, इसीलिए ये आई थी तुम्हारे पास अस्पताल तुमसे मिलने, तुम्हें खुशखबरी देने कि तुम्हारी पत्नी सही सलामत है और तुम बाप भी बनने वाले हो। लेकिन तुम कोमा में थे तो ये वापस लौट आई, अपने घर वालों से भी नहीं मिली। और जब इसने इरादा किया तुमसे मिलने का, तुम्हें सब कुछ बताने का, तब पायल और तुम्हारी शादी की बात चल रही थी और तुम शादी के लिए राजी हो गए। चंचल नहीं आना चाहती थी, वो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी जीने से रोकना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपना वजूद और अपने बच्चे का वजूद छिपा लिया। आज ये देश छोड़कर जा रही थी। मैं ही इसे यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक बच्चा अपने बाप से दूर हो जाए, वो भी चुड़ैल की वजह से। अब भी वक्त है आदित्य, खुद को संभालो, अपनी ज़िंदगी को संभालो, खरे और खोटे की पहचान करो। इस लड़की ने पहले दिन से ही तुम्हारी ज़िंदगी में सेंध लगाने की कोशिश की है और तुमने उसी से शादी करके उसे घर में ले आए। अफसोस की बात है, उन्होंने उसे अच्छी तरह से आईना दिखाया। वहाँ मौजूद सब लोगों को ही पायल की हकीकत का पता चल गया। आदित्य ने पायल की ओर मुड़ते हुए उसे एक नज़र देखा तो पायल को लगा शायद उसका आखिरी वक्त आ गया है। नहीं आदित्य, ये झूठ बोल रही है, मुझ पर इल्ज़ाम है ये। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को किडनैप नहीं करवाया, ये सब झूठ है। पायल ने अपनी सफाई में बोलना चाहा, लेकिन उसकी आंखें उसके कहे का साथ नहीं दे रही थीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं अपने बेटे को भी बुला सकती हूँ, जो अभी जेल में है, और मैंने ही उसे जेल में बंद कराया है और अब बारी उसकी है, जो चाहे उसको सजा दो। संजना जी ने गुस्से से पायल की ओर देखते हुए कहा। इस पर मोनिका जी का जी चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। कैसे उन्होंने चंचल को धक्का दिया, जो उनके बेटे की बीबी और उनके पोते की माँ भी थी, उसके साथ बुरा सलूक किया और पायल को वो वापस इस घर में ला रही थी। ये सब अनजाने में हो रहा था,
लेकिन वो फिर भी चंचल के सामने बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थीं। सिर्फ एक सवाल पूछूंगा तुमसे पायल, मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए। तुमने मुझसे कहा था कि चंचल भाग गई है। तुम्हें कैसे पता चला कि उसका किसी के साथ संबंध था? क्योंकि वो खत में लिख कर गई थी। अचानक से पायल के मुंह से शब्द निकले और फिर उसी वक्त दूध का दूध पानी का पानी हो गया, क्योंकि उन खतों के बारे में आदित्य के अलावा और कोई नहीं जानता था। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, तलाक के पेपर भी कुछ ही दिन में मिल जाएंगे। उसने ठंडी और गुस्से भरी निगाह पायल के ऊपर डाली थी। फिर वो लड़की जिसने अपनी जिद पूरी करने के लिए सबको बर्बाद करना चाहा और आखिर में वो खुद ही बर्बाद हो गई थी। एक पल के लिए वहाँ सन्नाटा सा छा गया था, लेकिन आदित्य ने किसी को भी सोचने समझने का मौका दिए बिना फौरन फैसला लिया था। मोनिका जी ने मिसेज करण की ओर देखते हुए उन्हें पायल को वहाँ से ले जाने का इशारा कर दिया। मिसेज करण भी अपनी बेटी की इन हरकतों की वजह से बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सही समझते हुए उसे गुस्से से बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकली। आदित्य ने पलटकर चंचल की ओर देखा। चंचल की आंखों में ढेरों आंसू थे। आदित्य की आंखें भी नम हो गई थीं। अगर वो तकलीफ में रहा था तो 1 साल तक चंचल ने भी खुशियां नहीं देखी थीं। वो लम्हे जब औरत को सबसे ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत होती है। आदित्य उन लम्हों में चंचल के पास नहीं था। एक बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरी थी, अपने बच्चे को इस दुनिया में लाई थी। वो उन लम्हों में भी उसके पास नहीं था। आदित्य ने दर्द से सोचते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए तो चंचल ने आगे बढ़कर उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए। भगवान के लिए आदित्य, हाथ मत जोड़ो, मुझे ये हाथ जुड़े हुए नहीं चाहिए। आदित्य, आपका कोई कसूर नहीं है। आपको तस्वीर का एक ही रुख दिखाया गया, आपने वही सच मान लिया। चंचल, हो सके तो हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, सबसे ज़्यादा दिल मैंने तुम्हारा दुखाया। मोनिका जी ने भी चंचल के आगे हाथ जोड़ने चाहे, लेकिन चंचल ने उनके जुड़े हुए हाथों को थाम लिया। राहुल को सबने अपनी गोद में भरा। चंचल के घर वालों को भी सूचित कर दिया गया था। सभी ने एक बार फिर से चंचल का वेलकम किया। सख्ती के इम्तिहान के लम्हे थे जो अब गुजर चुके थे। अब रावत विला में खुशियों ने एक बार फिर दस्तक दी थी। चंचल और आदित्य के बीच इश्क की बहार महकने लगी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।